सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे स्टार्टअप के बारे में। बेसिकली हम उनकी स्टोरी जानेंगे कि किस तरीके से एक इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद उन्हें इंडिया में एक बहुत बड़ी फेलियर का सामना करना पड़ा। जो ब्रांड के आज हम बात करने वाले हैं वो इंडिया में जो फास्ट फूड चेन्स है वर्ल्ड की, उसमें 4th या 5th नंबर पर आता है आफ्टर मैकडोनल्ड, डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट। वो ब्रांड है पापा जॉन। ये बेसिकली एक पिज़्ज़ा ब्रांड है। आज का जो हमारा वीडियो का एजेंडा है वो है फेलियर स्टोरी ऑफ पापा जॉन इन इंडिया। तो किस तरीके से इंडिया में पापा जॉन को एक बहुत ही बड़ी फेलियर का सामना करना पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्रीज़ में इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी। सो बेसिकली सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्टार्टअप स्टोरी ऑफ पापा जॉन। ये स्टार्टअप फाउंड हुआ था 1984 में, जिसके फाउंडर थे जॉन स्कैनेटर। एंड जब इनका वेंचर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा तब 1993 में इनकी जो कंपनी थी वो पब्लिक में आई फॉर फंड रेजिंग के पर्पज़ से। बेसिकली इनकी कंपनी पब्लिक में आई थी। स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में इन पापा जॉन ब्रांड को बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जस्ट बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे, जैसे मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट एंड डोमिनोज। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बट 1993 में जब ये पब्लिक में आई, यहाँ से स्टार्ट हुआ इनका फिनोमिनल ग्रोथ का पूरा एक चार्ट। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद इनका चार्ट कभी नीचे नहीं गिरा। ठीक है, लिटरली 1993 में जब इनकी कंपनी को फंडिंग मिली तो उस टाइम पर विद इन अ ईयर उस फंडिंग को मिलने के बाद इन्होंने 500 न्यू आउटलेट्स अपने ओपन अप कर दिए थे। और 1997 के आते आते ये अराउंड 1500 प्लस अपने स्टोर्स ओपन कर चुके थे। इतनी फिनोमिनल ग्रोथ और इतनी वाइल्ड फायर तरीके से ये फैल रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो ऐसा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अगर किसी भी स्टार्टअप में इतनी ज़्यादा फिनोमिनल ग्रोथ देखी जाती है और ख़ासकर जब जब ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उस कंडीशन में इनके कई सारी ऐसी थर्ड पार्ट बॉडीज़ निकल कर आई जिन्होंने इनके सर्वेज कंडक्ट करे इनके बिजनेस नंबर्स जानने के लिए, इनके कुछ सीक्रेट्स को के लिए। सो उस कंडीशन में एक बहुत फेमस नाम सामने आया, पीएमक्यू पिज़्ज़ा मैगजीन का, जिन्होंने एक सर्वे कंडक्ट करा था जिसमें पता चला कि इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर फास्ट फूड चेन्स लाइक मैकडोनल्ड एंड डोमिनोज। और इसी वजह से इनका ये जो मेजर रीज़न निकाला गया कि किस तरीके से ये इतने बहुत बड़े स्केल पर खुद को एक्सपैंड कर पा रहे हैं, पता चला कि इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम है। दैट इज़ वाई इनके जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे है, और अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये बहुत एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर पा रहे हैं। ये चीज़ सामने निकल कर आई, नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अभी हमको लग रहा होगा यार मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम रखना बहुत अच्छी चीज़ है, बट आगे आप जानोगे कि किस तरीके से इसी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से इनके बिजनेस में जिस तेज़ी से जे कर्व आया था उसी तेज़ी से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी बहुत तगड़े वाला आया। तो आज की डेट में भी ये स्टार्टअप सक्सेसफुल है, बट इंडिया में फेल हो गया था ये। आज भी करंटली अक्रॉस द ग्लोब इनके 5166 स्टोर्स हैं, जिसमें से कुछ फ्रेंचाइजीज हैं और कुछ ऐसे हैं जो कंपनी ओन्ड स्टोर्स हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी मास्टर फ्रेंचाइजीज लॉन्च करी, जैसे कि रशिया, मैक्सिको, कोलंबिया एंड यूके, और बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंड करा। करंटली ये बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बट इंडिया में फेल। सो अब हम बात करेंगे पापा जॉन एंट्री इन इंडिया। सो बेसिकली इंडिया में फर्स्ट स्टेप पापा जॉन ने रखा था 2006 के अंदर, और ये कंपनी ने टाई अप करा था ओम पिज़्ज़ा एंड ईट्स के साथ, जो कि लक्ष्मी मित्तल के नेफ्यू अतुल्य मित्तल की कंपनी थी। एंड लक्ष्मी मित्तल कौन है? लक्ष्मी मित्तल वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है, इनके पास 38% स्टेक है। ठीक है, तो अतुल्य मित्तल के साथ इन्होंने टाई अप करा पापा जॉन ने, और इन्होंने अपने फर्स्ट 4 आउटलेट्स इंडिया में ओपन अप करे 2006 के अंदर। और इनका जो इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, ये इंडिया की पिज़्ज़ा मार्केट को पूरा सीज करना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, उस टाइम पर मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज ऑलरेडी इंडिया में अपना कदम रख चुके थे। बट फिर भी इनके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा क्लियर थे और इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि बहुत अच्छे तरीके से ये इंडिया की पिज़्ज़ा मार्केट को सीज कर लेंगे। इनके इंटेंशंस बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे, और मैं आपको इनके इंटेंशंस 4 पार्ट्स में बताता हूँ। बेसिकली 4 एक जो मेजर इनके जो इंटेंशंस थे इंडिया में आने के रीजंस थे, वो थे एक तो कंज्यूमर फूड मार्केट बहुत बड़ा था इंडिया का। एज वी नो, इंडिया एक बहुत ही बड़े टेरिटरी है और इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। सो इंडिया में कंज्यूमर मार्केट भी बहुत ज़्यादा था, और ऑफकोर्स यूथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है जो कि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और ये 2006 एक ऐसा टाइम था जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंडिया में बहुत
ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। बहुत ज़्यादा लोग वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न खाने पीने से और वेस्टर्न क्लोथिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखे थे, ये टाइम ऐसा था। एंड सेकंड जो था वो पिज़्ज़ा सेगमेंट जो था ना इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा फेमस था और इनका जो पिज़्ज़ा सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन इंडिया के ग्रॉस फूड मार्केट में बहुत बड़ा था। ठीक है, किसी और चीज़ के कंपैरिजन में, किसी और फास्ट फूड के कंपैरिजन में इंडिया का जो पिज़्ज़ा सेगमेंट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे पिज़्ज़ा कंज्यूम करना और इसीलिए इंडिया के ग्रॉस फूड मार्केट में पिज़्ज़ा सेगमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सेकंड, स्कोप ऑफ टूरिज्म। एज वी नो कि इंडिया में टूरिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है और पापा जॉन ने ये एस्टिमेट कर लिया था कि इन फ्यूचर इंडिया के अंदर टूरिज्म और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जिससे कि इनके पास बहुत सारे लोग हैं जो इनके पिज़्ज़ाज़ को कंज्यूम करेंगे और ये अपने ब्रांड को एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं इंडिया में आके। और जो फोर्थ था वो था प्रेजेंस ऑफ मिक्स एंड डाइवर्स कल्चर। इन्होंने ये चीज़ फाइनल कर ली थी, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे R&D करके, एक्सपेरिमेंट्स एंड इनोवेशन करके कुछ ऐसा उसे अपने प्रोडक्ट को इंडियन टेस्ट देने की कोशिश करी थी और जो कि सक्सेसफुल भी हो गया था। और बहुत सारे इंडिया में डाइवर्स कल्चर होने की वजह से इनको ये चीज़ समझ आ गई थी कि R&D करके हम अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करेंगे एंड देन लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे एंड देन बेचेंगे। सो ये इनके 4 इंटेंशंस थे जो कि आगे जाके इनके लिए एक बहुत बड़ा फेलियर का कारण बने। वो आगे बताऊंगा आपको कि क्यों ये सारी चारों इंटेंशन इनके लिए आगे जाके बहुत बड़ा फेलियर का कारण बने। ठीक है, और ये इंश्योर कर चुके थे अपनी प्राइसिंग के लिए भी। इन्हें पता था कि इंडिया में जो ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर है वो है मिडिल क्लास लोगों का। इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, तो इन्होंने सोच लिया था कि हम ग्रैब करेंगे पूरे मिडिल क्लास वाले सेगमेंट को और इसीलिए इन्होंने प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखी थी और ये चीज़ सोच समझ के रखी थी कि कौन हमारे पिज़्ज़ास को कंज्यूम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। सो अब हम बात करेंगे पापा जॉन एक्सपेंशन इन इंडिया। अब ये इंडिया के अंदर एक एक्सपेंशन मोड में आने की सोच रहे थे एंड एज वी नो कि जिस तरीके से इन्होंने एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन को घेरना था, तो इन्होंने प्रोमिनेंट प्लेसेस को डिमार्केट करा और वहाँ से इन्होंने कुछ ऐसे प्लेसेस निकाले जहाँ पर ये अपने स्टोर्स को स्टेबलाइज करेंगे और उस प्रोमिनेंट प्लेसेस की लिस्ट में नाम था दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान एंड यूपी। ठीक है, तो ये सारे नाम थे। इन प्रोमिनेंट प्लेसेस पर इन्होंने अपने आउटलेट्स खोलने की सोचा और एज वी नो के शुरू से इन्होंने जब से इंडिया में कदम रखा था 2006 से, इन्होंने टाई अप करा था ओम पिज़्ज़ा एंड ईट्स के साथ, जो कि इनकी इंडिया के अंदर मास्टर फ्रेंचाइजी थी। और उस टाइम पर जब इनके फाइनेंशियल नंबर्स चल रहे थे, वो उस टाइम पे ओम पिज़्ज़ा एंड ईट्स इनके 15+ आउटलेट संभाल रहा था ऑल ओवर इंडिया, जिसका जो एनुअल रेवेन्यू था वो था 25 CR एंड जो इनका एनुअल एस्टिमेटेड कैश लॉस था वो था 10 CR। अब एस्टिमेटेड कैश लॉस होता क्या है बेसिकली, आप बहुत इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, लेमैन लैंग्वेज में, तो ये होता है कि अगर आप पूरे साल उन 15 आउटलेट्स को पूरा मेंटेन करने के लिए स्पेंड कर रहे हो 35 CR एंड आपका जो उनमें से रेवेन्यू निकल कर आ रहा है वो आ रहा है ओनली 25 CR, तो जो यहाँ पे 10 CR का जो हेर फेर हो रहा है वो बेसिकली आपका एनुअल कैश लॉस है। मतलब आप पूरे साल में 35 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो अपने आउटलेट्स को मेंटेन करने के लिए और उसमें से आप रेवेन्यू सिर्फ जनरेट कर पा रहे हो 25 CR का, तो आप 10 CR के लॉस में चल रहे हो। आप इसे समझ सकते हो एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में। फिर एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट आता है बेसिकली पापा जॉन में, और ये बेसिकली ट्विस्ट कहीं ना कहीं इनके फेलियर की तरफ मुंह मोड़ देता है इस पूरे स्टार्टअप का। ठीक है, दिसंबर 2013 में जो कंट्रोलिंग स्टेक था पापा जॉन के पास, उन्होंने उसमें से आधे से ज़्यादा स्टेक अपनी फ्रेंचाइजी का एवन प्रोजेक्ट को 25 CR में सेल कर दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंडिया में इन्हें एज वी नो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था एंड 10 CR के कैश लॉस में ये चल रहे थे, इसलिए इन्होंने 25 CR का जो स्टेक था इनका, इन्होंने एवन प्रोजेक्ट को बेच दिया एंड इनके पास से कंट्रोलिंग स्टेक चला गया। अब कंट्रोलिंग स्टेक बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसी स्टेज होती है जब एक स्टार्टअप के पास उनकी स्टार्टअप में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं और जितने भी फाइनेंशियल पॉलिसीज होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करने का पूरा हक होता है। लेकिन जब कंट्रोलिंग स्टेक चला गया तो अब पापा जॉन के पास उतने ज़्यादा राइट्स नहीं थे कि वो अपनी कंपनी को कंट्रोल कर सके एक नेक्स्ट लेवल पर जा करके। और ये डील कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी साबित हुई इनके एक्सपेंशन के प्रोसेस के लिए। बहुत तेज़ी से इन्होंने एक्सपेंशन करा इस डील के बाद भी, और इस डील के बाद बेसिकली जो इनका एक्सपेंशन एरिया था वो था साउथ इंडिया। सिटीज़ लाइक बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर एंड बहुत सारी साउथ इंडियन सिटीज़ में इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ अपने न्यू आउटलेट्स खोले एंड इस टाइम तक, बट एज वी नो एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, बट इस टाइम तक इनका फर्स्ट आउटलेट जो इंडिया में खुला था इन नोएडा वो क्लोज हो चुका था ड्यू टू देयर
लॉस। वाई पापा जॉन फेल्ड। अब मैं आपको इनके स्टार्टअप की ऐसी 3 सबसे ब्लंडर मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो इन्होंने इंडिया में आने के लिए करी फॉर एक्सपेंशन पर्पस। और ये इसी 3 मिस्टेक्स की वजह से, मिस्टेक्स बहुत सारी थी बट ये 3 ऐसी मिस्टेक्स थी जो बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स थी। और टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में मैं पढ़ रहा था और इनकी मिस्टेक्स के बारे में मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा यार एक स्टार्टअप जो यूनाइटेड स्टेट और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा फेमस है, वो इंडिया में एक्सपेंशन के लिए इस टाइप की गलतियां कर रहा है। सो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। आप जानोगे आपको भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा। सो जो फर्स्ट मिस्टेक थी इनकी, अनप्रिपेयर्ड फॉर कंपटीशन। एज वी नो, जब स्टार्टिंग में हमने बात करी थी इनकी 4 ऐसी इंटेंशंस के बारे में कि क्यों ये इंडिया में अपना स्टेप रखना चाहते थे और क्यों इंडिया में एक बहुत बड़ा अपना मार्केट जनरेट करना चाहते थे, उसमें इन्होंने सबसे बड़ी इनकी गलती थी, इन्होंने अपने कॉम्पिटिशन पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ सोचा कि हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है, लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे डाइवर्स कल्चर के लोग हैं, बहुत बड़ा टूरिज्म का स्कोप है इंडिया के अंदर, एंड मार्केट साइज बहुत बड़ा है, यूथ बहुत ज़्यादा है जो इन सारी वेस्टर्न डिशेस को पसंद करते हैं। इन्होंने इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा। इन्होंने R&D भी अच्छे से करी बट इन्होंने अपने कंपटीशन का ध्यान नहीं रखा, अपने कंपटीशन से कुछ भी नया चीज़ सीखने की कोशिश नहीं करी। दैट इज़ वाई ये इनका सबसे बड़ा रीज़न था फेल होने का इंडिया के अंदर। बेसिकली एज वी नो कि हमें अगर एक नया स्टार्टअप करना है तो हमारे पास एक लिस्ट प्रिपेयर्ड होनी चाहिए हमारे कॉम्पिटिटर्स की, और हमें पता होना चाहिए कि वो अपने स्टार्टअप को कब से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने आज तक मिस्टेक्स करी हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए ताकि वो मिस्टेक इन फ्यूचर हम ना करें। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उनका ऑडियंस साइज़ क्या है, वो क्या ऑडियंस है, वो ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑडियंस को जो हमें भी देनी है, एंड देन हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो कॉम्पिटिशन रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक स्टार्टअप करने की सोच रहे हो देन कॉम्पिटिशन को एनालाइज करना आपको आना चाहिए, और नेवर इग्नोर योर कॉम्पिटिशन। जो सेकंड पॉइंट था वो था नेट प्रॉफिटेबिलिटी। एज वी नो, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी एक वन एंड ओनली रीजन था कि ये इतनी तेजी से एक्सपैंड कर पा रहे थे, नॉट ओनली इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक US, मैक्सिको, बट ऑल्सो इन इंडिया। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा कम थी एज कंपेयर टू अदर फूड चेन ब्रांड्स। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, डोमिनोज का जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी वो थी 8.2%। इससे आप समझ सकते हो, अगर एक कोई भी पिज्ज़ा है डोमिनोज का, अगर वो 100 रुपीज़ का है तो उसमें से जो डोमिनोज का प्रॉफिट होगा वो होगा 8 रुपये, ठीक है। और जो पिज्जा हट था उनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी 7.9%। और अब मैं आपको बता दूं, पापा जॉन का जो मार्जिन था, नेट प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो थी 4.6%। इनके कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा कम थी, और इसीलिए ये मार्केट में एक्सपैंड तो बहुत जल्दी जल्दी करे लेकिन लॉन्ग रन के लिए ये खुद को सस्टेन नहीं रख पाए मार्केट के अंदर। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में आप प्रॉफिटेबिलिटी के संग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन में खुद को सस्टेन रखना है बिजनेस के अंदर और लॉन्ग टर्म में अपना एक बिजनेस बड़ा करना है, देन ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जहाँ पर पापा जॉन ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, एंड रिजल्ट आपको पता ही है कि इंडिया में पापा जॉन साफ हो गया बिल्कुल, ठीक है। जो थर्ड इनका पॉइंट था वो था ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। ये लोग ये तो जानते थे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली रन कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से खुद को ऑपरेट कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा ढील दे दी अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में। इन्होंने अपना अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं करा। एज वी नो, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन लोगों ने ऐसा नहीं करा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैकडोनल्ड्स में एक बहुत अच्छा रूल है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को डेली का एक मील बिल्कुल फ्री देते हैं और उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। नॉट ओनली डोमिनोज या मैकडोनल्ड, जितने भी फास्ट फूड चेंज है जो इंडिया में या बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं आज की डेट में, वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बट पापा जॉन ने यही मिस्टेक करी, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का एक तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, दूसरी चीज़ इन्होंने ज़्यादा फोकस करा अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में इन्होंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं करा जितना इन्हें करना चाहिए था। तो ये ऐसी 3 थी ब्लंडर मिस्टेक जो कि इन्होंने करी और इन्हें बहुत बड़ी फेलियर का सामना करना पड़ा। सो मेक श्योर अगर आप एक स्टार्टअप करने की सोच रहे हो या स्टार्टअप कर रहे हो, आप ऐसी मिस्टेक ना करो। और अगर आप इस स्टार्टअप के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो, और मैंने जिस सोर्सेज से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से और भी ज़्यादा जान सकते हो इस स्टार्टअप की फेलियर स्टोरी के बारे में। एंड जितनी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक वैलिड सोर्स से निकाली गई हैं और आप तक पहुँचाई जा रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।